हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग देखें अगर तो हम लोग का अगला टॉपिक इसमें आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखा जाए ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि ध्रुवन समावयवी किसे कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि ध्रुवन समावयवी किसे कहते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो लिखा हुआ है कि यदि दिए गए, यहाँ से हम लोग चलो यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो लिखा हुआ है कि यदि दिए गए अणुओं का अणुसूत्र समान हो, संरचना भी समान हो, लेकिन पीपीएल के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, तो वैसे अणु एक दूसरे के ध्रुवन समावयवी कहलाते हैं। ध्यान रखना है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है इसको ध्रुवन समावयवी या हम लोग प्रकाशीय समावयवी भी कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दें कि इसको ध्रुवन समावयवी या प्रकाशीय प्रकाशीय समावयवी भी कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल नहीं तो ऑप्टिक्स रिलेटेड विथ लाइट। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को लिखा गया ऑप्टिकल आइसोमर, उसको ध्रुवन समावयवी भी कहते हैं या प्रकाशीय समावयवी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय समावयवी किसे कहते हैं, तो यदि आपको दो मॉलिक्यूल दिए गए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। दोनों का संरचना भी लगभग सेम हो। दोनों का संरचना भी क्या हो, सेम हो। अंतर क्या हो कि अंतर उनमें क्या होता है कि त्रिविम में जो सजावट होता है, त्रिविम में जो सजावट होता है वो क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। और इस त्रिविम में सजावट अलग अलग होने के कारण इन दोनों का पीपीएल के प्रति जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का संरचना यानी कि बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम है। बस अंतर क्या है कि दोनों का जो त्रिविम में सजावट है वो क्या है, अलग अलग है। इस त्रिविम में अलग अलग सजावट होने के कारण से दोनों का प्रकाश के प्रति जो बिहेवियर है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल कहते हैं, पीपीएल के प्रति उसका जो व्यवहार है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी बात को लिखा हुआ है। तो वैसे दोनों अणु एक दूसरे क्या कहलाएंगे, प्रकाशीय समावयवी या ध्रुवन समावयवी कहलाएंगे। लिखा हुआ है, देखो यदि दिए गए अणुओं का अणुसूत्र समान हो, संरचना भी समान हो, लेकिन पीपीएल के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, तो वैसे अणु एक दूसरे के ध्रुवन समावयवी कहलाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम एक मॉलिक्यूल देख सकते हो, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है और इसमें भी COH है। इन तीनों में आपका COH दिया हुआ है, देख लो। अब इन तीनों में अगर COH दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ देखो यहाँ भी COH है, इसके पास भी COH है, इसके पास COH है। यहाँ देखो HOH है, यहाँ भी 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 HOH है। तो ये ABC मैंने तीन मॉलिक्यूल लिया है। इन तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है 2 गो, तो 2 गो इसमें भी। जितना अल्कोहलिक ग्रुप इसमें है OH 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 सब में सेम है। ध्यान रखना, इसमें भी 2 अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें भी 2 अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें भी 2 अल्कोहलिक ग्रुप। नहीं, जितना हाइड्रोजन हम लोग का इसमें है उतना ही हाइड्रोजन इसमें है, जितना कार्बन इसमें है उतना ही कार्बन इन सब में है। तो ये तीन मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है ABC, और इन तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इन तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। साथ साथ बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी आप चेक कर सकते हो कि तीनों केस में क्या है, सेम है। देखा जाए, जैसे यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन से COH जुड़ा हुआ है, और कौन है, H और OH। फिर यहाँ जो कार्बन है उससे भी देख लो, H OH और नीचे COH और ऊपर ये वाला ग्रुप। तो यहाँ भी जो कार्बन है उसको भी तुम चेक करो, जैसा इसका अटैचमेंट है, इस कार्बन में देखो OH और H, तो इस पर भी देखो OH H, ऊपर COH ऊपर COH है। इस कार्बन पर जैसा लिंकेज है, इस कार्बन पर भी लिंकेज चेक करो, सेम है। देख लो HOH, तो यहाँ पे भी देखो HOH, नीचे COH देखो, नीचे COH बिल्कुल सेम है। सेम इस पर भी आप चेक कर सकते हो, इस पर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे देख लो HOH COH, यहाँ भी था HOH COH। फिर इस कार्बन पर चेक करो HOH COH, तो यहाँ भी HOH COH।
नहीं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब डिफरेंस कहाँ है? इसमें देखो तो दोनों OH जो है, दोनों OH वो राइट साइड है। नहीं, इसमें चेक करो, इसमें जो हम लोग का फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पर OH जो है वो राइट साइड है, ये OH राइट साइड है, और एक OH जो है वो लेफ्ट साइड है। नहीं, अगर इसको तुम फर्स्ट कार्बन मान रहे हो, ऐसे ही फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये सेकंड तुम्हारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, नहीं तो इस पर OH कहाँ है? राइट साइड है, और इसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, आप इसको C1 माने हो, इसको C2 माने हो, तो इसमें दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर OH कहाँ है? दोनों एसिमेट्रिक कार्बन पर OH कहाँ है आपका? राइट साइड है। चलो इसमें आ जाओ, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH जो है वो कहाँ है? लेफ्ट साइड है। इसमें देख लो, राइट साइड में था। नहीं, यहां पर आ जाओ, C2 कार्बन पर इसमें OH कहाँ है? राइट साइड है, और इसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस त्रिविम में जो सजावट है वो तीनों में क्या है? अलग अलग है। HOH का अरेंजमेंट बस चेंज हुआ है, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस त्रिविम में सजावट क्या है? अलग अलग है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर त्रिविम में इनका सजावट अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से प्रकाश के प्रति या प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति इन तीनों का बिहेवियर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के प्रकाशीय समवयवी कहलाएंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चलो समझा जाए। अब हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं एक वर्ड, प्लेन पोलराइज लाइट। नहीं, हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको PPL कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, समझते हैं। यहां से लिखा गया है कि हम लोगों को ध्यान समझना है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है समझने की कोशिश करना है। देखो यहां पर एक बल्ब है, बल्ब का जो लाइट होता है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है, बल्ब का लाइट सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ये तुम्हारा है ऑर्डिनरी लाइट, यानी साधारण प्रकाश, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, साधारण प्रकाश। ये जो हम लोग डब्बा बनाए हुए हैं, ये डब्बा नहीं है, ये प्रिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ध्यान रखना है। अब ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, नहीं तो हम लोग को जो लाइट मिलता है उसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ठीक है, इस प्लेन पोलराइज लाइट की खासियत क्या होती है कि ये एक प्लेन में वाइब्रेट करता है, नहीं एक प्लेन में ही ये वाइब्रेट करता है, एक प्लेन में ही ये मोशन करता है, ध्यान रखना है, समतलीय है। जबकि ऑर्डिनरी लाइट क्या होते हैं? ये ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ध्यान रखना है। साधारण प्रकाश सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन साधारण प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है तो हमें एक खास प्रकार का लाइट मिलता है जो एक प्लेन में वाइब्रेट करता है। वैसे लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक प्लेन में आपका मोशन करे, एक प्लेन में वाइब्रेट करे। तो लिखा भी हुआ है ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म में से पास करवाया जाता है तब PPL का निर्माण होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला समझ गए प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो अब हम लोग याद करो, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी पढ़ाए थे शुरू में, ABC, शुरू में फिर से देख लो, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, यही है आपका, ये वाला A, ये वाला B और ये वाला C। ठीक है, अब इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मैं PPL को बारी बारी से पास करवा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, पहला जो हम लोग लिए हुए हैं डब्बा, नहीं ये पोलरीमीटर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलरीमीटर। इसी में पोलरीमीटर में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड A लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड A। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मैंने PPL को पास करवाया, PPL पास किया, नहीं तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि PPL पास किया, तो जैसा PPL इधर है बिल्कुल PPL इधर भी वैसा ही है। यानी PPL में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे जब PPL को मैंने पास करवाया तो PPL में कोई भी रोटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं नो रोटेशन, यहाँ हुआ नो रोटेशन, TATION, नो रोटेशन। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं करवा पाया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं करवा पाता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी प्रकाश के प्रति ये सक्रिय नहीं है। देख रहे हो, प्रकाश इससे पास किया,
नहीं पास किया, लेकिन जैसे प्रकाश इधर था बिल्कुल वैसा ही निकल गया। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रकाश में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है, यानी प्रकाश के प्रति क्या है, असक्रिय है, प्रकाश के प्रति सक्रिय नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रकाश को रोटेट नहीं कर सकता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, ध्यान रखना है, या ए कायरल कहा जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहो या उसको हम लोग ए कायरल कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, इसी पीपीएल को, ये आपका पीपीएल था, पीपीएल, फिर यहां पर मैंने पीपीएल ले लिया हुआ है, पीपीएल। अब इस पीपीएल को मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बी में से पास करवाया, ठीक है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बी से पास कराया तो मैंने क्या पाया कि ये जो पीपीएल जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है, ये पीपीएल इधर आने के बाद ऐसे मूव कर गया। तो ऐसे मूव कर गया तो ये तो हम लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नहीं, यानी यहाँ कौन सा रोटेशन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ध्यान रखना है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, ध्यान रखना है। पीपीएल को, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बी था, ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया। तो क्लॉकवाइज किया यानी प्रकाश को रोटेट किया ना भाई। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रकाश को रोटेट कर देता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बी होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है भाई, ये सक्रिय है, प्रकाश के प्रति क्या है, सक्रिय है, प्रकाश को रोटेट करा दिया। जब इसमें से प्रकाश पास किया, नहीं तो अपने अंदर से इसके जब पास किया प्रकाश, तो इसने प्रकाश को रोटेट कर दिया, यानी प्रकाश के प्रति ये क्या है, सक्रिय है, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, बी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपका है ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान रखना है। ऑप्टिकली एक्टिव को और क्या बोलते हैं, कायरल। प्रकाश के प्रति ये सक्रिय है और ये क्या कहलाएगा, कायरल। अब यहां आ जाओ, तीसरा केस देखो, तो फिर से तुमने पीपीएल को लिया और पीपीएल को ऑर्गेनिक कंपाउंड सी से पास करवाया, नहीं तो ये क्या किया, पीपीएल को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया। कैसे रोटेशन कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाबू तुम्हारा हो गया। अब जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो ये प्रकाश को रोटेट किया ना भाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सी जो है ये भी आपका कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ध्यान रखना है। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ देखो ए, बी और सी, इन तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम है, बस अंतर क्या है कि स्पेस में इनका सजावट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग तीनों में से बारी बारी से पीपीएल को पास करवा के देखे, तो पीपीएल के प्रति तीनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। एक पीपीएल को कोई रोटेशन नहीं किया, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी ए को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनको एक और नाम से जानते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। तो ए जो है वो कायरल मॉलिक्यूल भी कहला, सॉरी ए कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे ए को, बी जो होगा वो कायरल कहलाएगा, सी जो होगा वो भी कायरल कहलाएगा, ध्यान रखना है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट समझो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा देता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। नहीं, इसको हम लोग कहते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहां जो डेक्स्ट्रो होता है इसका मतलब होता है दाहिने, दाहिने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को कैसे घुमा दे, दाहिने दिशा में घुमा दे, उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया, दाहिने घुमा दे, उसे क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना है, ठीक है। अब
ये जो डेक्स्ट्रोटेट्री है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डेक्स्ट्रोटेट्री है बाबू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो यहाँ पर मैं जगह देख रहा हूँ, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रोटेट्री को स्मॉल डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है, स्मॉल डी से या प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। नहीं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इधर लिख रहे हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं लेवोरोटेट्री, लेवोरोटेट्री, TATORY, लेवोरोटेट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको बोलते हैं। ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका लेवोरोटेट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना है। अब ये जो लेवोरोटेट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के आगे अगर स्मॉल l लगा हुआ है तो समझ जाओ कि वो PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के अगर माइनस लगा हुआ है तो समझ जाओ कि इसका मतलब भी क्या है, लेवोरोटेट्री है, जो PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग यही समझे कि 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, नहीं बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम था, बस डिफरेंट क्या था, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग था। ठीक है, अब जैसे स्पेशियल अरेंजमेंट अलग किया गया तो क्या इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर रही है, तो देखा गया कि हाँ PPL के प्रति इनकी प्रॉपर्टी क्या है, चेंज कर रही है। नहीं, यहाँ पर A जो है वो PPL रोटेट ही नहीं कर रहा है, जबकि तीनों का फॉर्मूला सेम है भाई, ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम है, बस रोटेशन नहीं, बस हम लोग का स्पेस में जो एटम्स का सजावट है वो क्या है, अलग अलग है। उसके कारण तीनों का PPL के प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल नहीं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम हो, लेकिन PPL के प्रति अलग अलग व्यवहार हो, वैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये A, B और ये C, A, B, C ये तीनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि A, B and C are optical isomers of each other। ये सभी एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग बता सकते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाओ। जो पॉइंट मैंने आपको सब समझाया उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि जो सबस्टांस PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, उस सबस्टांस को ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस कहते हैं। ध्यान रखने से क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस कहते हैं, या उसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। चलो ध्यान रखना है, जो सबस्टांस PPL को नहीं घुमा पाता है उस सबस्टांस को ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस कहते हैं, या उसे ए कायरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ए कायरल। ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहो या उसे ए कायरल भी तुम कह सकते हो। ठीक है, और इसको तुम लोग जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हम बता चुके हैं, उन्हें कायरल भी कहते हैं, ध्यान रखना है। चलो फिर ये बोल रहा है कि जो सबस्टांस PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक नहीं कहते हैं, और इसी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को स्मॉल d से या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बता चुका हूं। जो सबस्टांस PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसे लेवोरोटेटरी यानी वामावर्ती नहीं कहते हैं, और उस वामावर्ती को स्मॉल l या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो बात मैंने उसे समझाया था उस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से हम देखें अगर तो ये क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर जो ध्रुवन समवयव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ध्यान से पढ़ना है, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। ध्रुवन समवय यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान समझते हैं। चलो देखो, यहां से देखो, अभी हम तुरंत पढ़ा है कि यहां पर ये A
बी और सी, इन तीनों का प्रकाश के प्रति बिहेवियर क्या है, अलग अलग। ठीक है, ये प्रकाश को रोटेट नहीं कर रहा था ए को, अभी मैंने एग्जांपल समझाया था। ये जो बी था ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा दिया था, और जो सी था वो प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया था। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनका प्रकाश के प्रति बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। थोड़ा समझा जाए इस बात को, देखा जाए, समझे, देखा जाए। यहां पर हम लोग देखें अगर, तो मान लो हम लोग यहां पर देखे थे, हम लोग बी का स्ट्रक्चर लिखते हैं, बी। ठीक है, तो बी कुछ इस तरह का है हम लोग का, COOH, सॉरी, COOH, ये हम लोग का दिया हुआ है। चलो हम लोग देख लें थोड़ा सा, जो हम लोग को दिया रहेगा बिल्कुल वैसे ही उतारना होगा, COOH। प्रीवियस पेज पे थोड़ा सा देख लो, क्या है इसमें, OH एक पर हम लोग का राइट साइड है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग का ले लिए कि OH जो है हम लोग का इधर राइट साइड है, इधर हम लोग का H है। ठीक है, फिर इसमें OH हम लोग का इधर है और H हम लोग का इधर है, यही हमने ले लिया मान लो। तो ये आपका B है। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज लो, यानी एक मिरर यहाँ पर बना दो। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज लो, चलो लेते हैं, हम लोग का आएगा COOH, फिर यहाँ से लाइन ऐसे ऐसे, OH का प्रतिबिंब OH ही बनेगा, फिर H दूर है मिरर से तो H को दूर बनाएंगे, फिर यहाँ पर H नजदीक है शीशा के तो यहाँ पर H आएगा, फिर OH आपका दूर है तो इसका दूर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा OH, फिर COH है तो यहाँ पे COOH उतार देंगे, ध्यान रखना है। नहीं तो ये हम लोग का बन गया, तो इसका ये प्रतिबिंब मैंने बना दिया। अब ये जो मैंने प्रतिबिंब बनाया है ये बिल्कुल किससे मैच करेगा, सी से। ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हो, जो प्रीवियस पेज पर मैंने आपका सी का फोटो बनाया है उसको आप मैच कर सकते हो। नहीं, आप देख लो जो सी में होगा उसमें C1, अगर इसको C1 मानते हो और इसको तुम C2 मानते हो तो C1 पर, सी स्क्वायर में देखना है कि C1 पर OH जो होगा आपका वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, और C2 पर आपका OH राइट साइड होगा। चलो चेक कर लेते हैं, नहीं अगला पेज पर इसको चेक कर लेते हैं। चलो चेक करो, सी में देख लो, C1 कार्बन पर OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, और C2 कार्बन पर OH कहाँ है, राइट साइड। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर तो सेम चीज ये सी से मैच कर गया। तो ये सी हम लोग कैसे मिला, जब हम बी का मिरर इमेज लिए, बी का मिरर इमेज लिए तो यहाँ पे हम लोगों को सी बन गया, बना कि नहीं बना, बी का मिरर इमेज लिए तो सी हम लोग का बन गया। तो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब हैं, मिरर इमेज हैं। ठीक है, अब बी और सी को ऑप्टिकल आइसोमर कब कहेंगे, तो बी और सी को एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर तभी कहेंगे, नहीं, जब इसको उठाकर इस पर रखने पर ये इसको पूरी तरह से नहीं ढके, ध्यान समझना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। यानी ये इसको जब हम इसे उठाएं और उठा के इसके ऊपर रखें तो यह मॉलिक्यूल इसको पूरी तरह से नहीं ढकना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो उठा के रखते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो क्या क्या ढक गया, COH के ऊपर COH आ जाएगा, ढक गया। चलो इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, पलट नहीं देना है, उठाना है रखना है। चलो अब इसको तुम जब यहां रखोगे तो यहाँ OH के ऊपर कौन आएगा, H, यहाँ पर H के ऊपर ये कौन सा आएगा, OH, यहाँ पर H के ऊपर कौन सा आएगा, ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, ये वाला OH के स्थान पे इसके ऊपर कौन आएगा, H। तो क्या ये जो थे वो पूर्णतः ढके, नहीं ढके, ध्यान रखना। पूर्णतः ढकने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः ढकने का मतलब होता है कि OH के ऊपर OH आना चाहिए, H के ऊपर H आना चाहिए। तो जब इसको उठा के इसके ऊपर तुम रखोगे, नहीं, तो ये जो H है वो इसके ऊपर आ जाएगा, OH तो यहाँ है नहीं, यानी ये पूरी तरह से नहीं ढकेगा। नहीं, इस H के ऊपर ये कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये पूरी तरह से ढकेगा क्या, नहीं ढकेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और कैसे मिरर इमेज हैं,
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कैसे हैं बाबू? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये दोनों दूसरे के मिरर इमेज है, तथा कैसे मिरर इमेज है, तथा नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ध्यान रखना है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब यानी यह इसको कंप्लीट नहीं ढकेगा, यह इसको कंप्लीट नहीं ढकेगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि बी तथा सी एक दूसरे के क्या है भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना है। बी था सी एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ए आप लेते तो ए का फिगर कुछ ऐसा था, ओ एस था, यहां पर एस था, यहां पर ओ एस था, यहां पर हम लोग का एस था, यहां पर ओ एस था, यहां पर सी ओ एस था। अब इसका अगर आप मिरर इमेज लीजिएगा, ध्यान से देखिए, नहीं तो यहां से आपका COOH। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें यहां पर, उसको समझने से पहले यहां समझ लीजिए। नहीं, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और कैसे मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये इसको कंप्लीट नहीं ढकेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना है। और हम लोग क्या कहा गया यहां पर? ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि इनका मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर दो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो वैसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखना है, बी था सी एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, तथा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये लोग क्या होंगे बाबू? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल यदि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं, और साथ साथ वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी अगर ये प्रकाश को, ये अगर लाइट को हम लोग कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। चलो, यहां पर हम लोग अब ए को समझ रहे थे, ये आपका ए वाला था, सीओ अच्छी तरह से हम अरेंज किए थे, आप मिला लीजिएगा पीछे। अब इसका मिरर में लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ओ एच, यहाँ आ जाएगा आपका एच, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा ओ एच, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा एच, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा COOH। तो अगर इसका मिरर इमेज हम इस तरह से लिए, अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है भाई, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन मिरर इमेज लेने का मतलब होता है कि आप मिरर इमेज सिर्फ यहीं से नहीं लेंगे, कहीं से भी ला सकते हैं। जैसे इसका मिरर इमेज हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ मिरर लगा दिए, अब इसका मिरर इमेज लो, क्या आएगा? देखो ध्यान से, COOH मिरर के नजदीक है, ये उतर गया। फिर यहाँ से H, यहाँ पर OH, यहाँ पे लिखो H, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH, इस तरह से। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज कर जाएगा। नहीं, इसको उठाकर तुम इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज कर जाएगा। यानी ये दोनों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। तो अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब इसमें मिरर इमेज आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो इसमें लगाओगे मिरर इमेज तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल ही आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको इतनी समझ में आई होगी। खैर, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे जो मॉलिक्यूल क्या हो? ऑप्टिकल नहीं, वैसे मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं और उसका मिरर इमेज लेते हैं, अगर वो दोनों दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे और वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब आगे पढ़ाई को बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए,
तो वही बात मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो पढ़ लीजिए। अब ध्रुवन समवाय एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वही मिरर इमेज को हिंदी में लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं, ध्यान रखना है, नहीं किया जा सकता, अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। चलो अगला पॉइंट ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकली एक्टिव अणुओं को क्या कहते हैं? कायरल। ठीक है, तथा ऑप्टिकली इनएक्टिव अणुओं को क्या कहते हैं? एकायरल कहते हैं। ये सब पहले समझा चुके हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वे इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर याद करो बी और सी जो थे वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज थे, तो बी और सी को हम लोग क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स। वो एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, इनेंशियोमर किसे कहेंगे? तो मैंने कहा कि अगर हम लोग का दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं तो वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के इनेंशियोमर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वे इनेंशियोमर्स भी कहलाते हैं। तो बी और सी एक दूसरे क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर्स भी कहलाएंगे। ठीक है, ये नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। लिख रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हम लोग को पढ़ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो तो हम लोग ऑर्गेनिक का एग्जांपल देके आपको समझा रहे थे नहीं। चलो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना है? चलो भाई ध्यान देते हैं। लिख रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिखाने वाले अणु का मिरर इमेज लेने पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लेते हो और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप मिरर इमेज लो, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या लेना है? मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज लेने के बाद अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बने नहीं, तभी वो दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, तभी वो दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो वही बात लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाले अणु, यानी एक अणु आप ले लिए, क्या मिरर इमेज लेना है नहीं, और मिरर इमेज लेने पर कैसा मिरर इमेज बनना चाहिए? ध्यान से पढ़ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज प्राप्त होना चाहिए। चलो जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये जो ए है ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अब इसका तुम मिरर इमेज ले रहे हो, ले लिए, तो ए का मिरर इमेज तो ए ही बनेगा। ठीक है, अब इसको उठा के तुम इसके ऊपर रखो नहीं, तो जब तुम रखोगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, यानी ढक जाएगा। ठीक है, ये सुपर इम्पोज यानी ए को उठा के इसके ऊपर रखो, ये पूरा ढक जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो इस चीज को हम थोड़ा सा इधर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर हम लोग का स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो यह अणु का मिरर इमेज लिए तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल गया। ये सुपर इम्पोजेबल पूरा लिखते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हम लोग को मिला। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव होंगे। चलो अब यहाँ पे तुमको एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तुम्हारा P। ठीक है, अब इसका तुम मिरर इमेज लो, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसको उठाओ और उठा के इसके ऊपर रखो, इसको उठाओ और उठा के इसके ऊपर रखो,
नहीं, तो ये इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा, इसका ये वाला जो हिस्सा है वो इधर चला आएगा, ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ध्यान रखना है, ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे का मतलब क्या होता है कि अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या अगर ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जब भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आते हैं, यानी ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, नहीं, एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, पी एंड ये जो फॉर्म है आपका, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ध्यान रखना, एक दूसरे क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर ये डी फॉर्म होगा, अगर ये डी फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, एल फॉर्म होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे ही कंसीडर्ड कर लिए हैं। तो क्या समझ में आया, नहीं कि यहां से हम लोग एक मॉलिक्यूल लिए ए, इसका मिरर इमेज लिए तो एक हम लोग को मॉलिक्यूल मिला, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं, यानी ये इसको ढक जा रहा है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये लोग ऑप्टिकल आइसोमर जब नहीं दिखाएंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लिए, उसका मिरर इमेज लिए, तो मिरर इमेज लेने पर एक कुछ यूनिक मॉलिक्यूल हमको मिल गया, क्या ये इसको ढक जाएगा, नहीं ढकेगा। तो नहीं ढक रहा है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों का पीपीएल के प्रति बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यह इसको सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। तो सुपर इंपोज नहीं करेगा तभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो, जैसे यहाँ की एग्जाम्पल लिखा हुआ है MA4, समझते हैं इस एग्जाम्पल को। देखा जाए, यहां से इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करें तो MA4 स्ट्रक्चर बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल आपको बनाना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है MA4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसमें M मेटल है, A लिगंड है, मोनोडेंटेड लिगंड, और लिगंड कितने हैं, 4। उनका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 लिगंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा होगा 4। चलो टेट्राहेड्रल बनाओ, M, यहाँ से A, यहाँ से A, यहाँ से A और यहाँ से A। चलो ये तुम्हारा बन गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज लो, नहीं इसका मिरर इमेज हम लेते हैं तो देखते हैं कोई हमको नया मॉलिक्यूल मिलता है कि यही मॉलिक्यूल मिल जाता है। चलो तो यहाँ से जब तुम इसका मिरर इमेज लिए M, यहाँ पर तुम डाल दिए A, यहाँ पर तुम डाल दिए A, यहाँ पर तुम डाल दिए A और यहाँ पर डाल दिए A, डॉट डॉट ऐसे अरेंज कर दिए। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, जैसे ही तुम इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, नहीं ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, यानी यह इसको ढक लेगा, ये है सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ध्यान रखना है। तो अगर ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है भाई, ध्यान रखना है, अगर ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो क्या ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं कि सेम मॉलिक्यूल हैं, सेम मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल कब कहलाते, जब इस मॉलिक्यूल का हम मिरर इमेज लेते, मिरर इमेज लेने के बाद इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखते, अगर ये पूर्णतः नहीं ढकता तो हम कहते कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, अलग अलग हैं, नहीं लेकिन इसका मिरर इमेज इसको पूरा ढक लेगा, यानी इसको उठा के इसको रखेंगे तो ढक जाएगा, तो ढक लिया, इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए कंडीशन है, नहीं या ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, निश्चित रूप से जो मॉलिक्यूल आप चूज कर रहे हो जब उसका मिरर इमेज लो तो जो मिरर इमेज मिले वो दोनों मॉलिक्यूल दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो मतलब ऑप्टिकली,
क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको इतना समझ में आ गई होगी। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे MABCD, तो यहाँ पर ABCD ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है। अब MABCD अगर आप लेते हो, M यहाँ से ले लो, A यहाँ से ले लो, B यहाँ से ले लो, C यहाँ से ले लो, D, नहीं MABCD ले लिया। अब इसका तुम मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो लोगे यहाँ से मिरर इमेज, तो M यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पर तुमको आ जाएगा D, यहाँ पर तुमको आ जाएगा C, यहाँ पर तुमको आ जाएगा B, इस तरह से, ठीक है। अब इसको उठा के तुम इसके ऊपर ढको, तो A के ऊपर तो A आ जाएगा, नहीं, लेकिन जब यहाँ डालोगे तो D के ऊपर कौन आएगा, B, C के ऊपर तो C आ जाएगा, लेकिन फिर ये जो D है ये कहाँ आ जाएगा, B के स्थान पर। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ध्यान रखना है। तो अगर ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है बाबू, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अगर ये फर्स्ट है और ये अगर सेकंड है, नहीं, तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड अलग अलग अणु हैं, अलग अलग अणु हैं, ध्यान रखना है, अलग अलग अणु हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग अणु हैं तथा ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जब भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से एक होगा D, तो एक क्या होगा, L, यानी अगर ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये प्रकाश को यानी PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमको कोई मॉलिक्यूल दिया है, कोई पूछता है कि एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं, और बोलेगा बताओ बाबू ये ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया, उसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, नहीं, हम लोग क्या किए, उस स्ट्रक्चर को बनाए, उसका मिरर इमेज लिए, मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, देखेंगे कि अगर ये इसको ढक नहीं रहा है तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ढक लिया तो निश्चित रूप से ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, नहीं, ये इसको नहीं ढकेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये काउंट होंगे, एक D फॉर्म होगा और एक L फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर ढक लिया तो D और L फॉर्म नहीं बनाएगा, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे अगर ढक लेता है तो, और वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब लिख रहा है कि यदि किसी अणु, अगला कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, ये बोल रहा है कि यदि किसी अणु में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगी तो वह अणु भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ध्यान रखना है। अब यहां से अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, नहीं, एक तो बोला मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट कि आप भाई कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसका मिरर इमेज लो, अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, तो ये समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करे, किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पाया जाए तो वैसा मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वैसा मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि किसी अणु में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगी तो वह अणु भी ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है या एक इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांट देता है। तो अगर हम लोगों को कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें हम एक लाइन खींचे, नहीं, और अगर वो लाइन या वो प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांट दे रहा है तो हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। और अगर वो लाइन मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट पा रहा है तो हम कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंपली एक लाइन है, नहीं,
जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांट देता है। यानी इधर वाला पोर्शन एक लाइन हम खींच दिए, इधर वाला पोर्शन सेम होगा, इधर वाला पोर्शन भी सेम होगा, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। और अगर हम एक लाइन खींचे इधर वाला पोर्शन कुछ और आ गया, इधर वाला पोर्शन कुछ और आ गया, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जा रहा है। ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ए है अब ए के बीचों बीच हमें मान लो एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन खींच दिए ऐसे, तो जब हम खींच दिए तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग सेम है कि अलग अलग है? सेम है। यानी इस एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। प्लेन POS प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पाया जाएगा। देखो जैसे O मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर हम इसको एक लाइन खींच दिए तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सेम है कि नहीं है? है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। नहीं तो जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। जैसे यहां मॉलिक्यूल आपको दिया गया, अब इस मॉलिक्यूल को मान लो आप कोई भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, हर एक तरीके से देखना है आपको। अब जैसे मान लो यही जो मॉलिक्यूल है इसमें हम लोग इसको ऐसे खींचते इस तरह से, तो ऊपर का हिस्सा देखो, ऊपर A है, नीचे B है। नहीं तो अगर इस तरह से खींच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को हम फिर से यहां लिख रहे हैं, देखो बाबू, A, यहां से A, यहां से B और यहां से B, और इसी में ऐसे लाइन खींचो, देखो इधर A और B, इधर भी A और B, ऐसा लग रहा है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दूसरे का मिरर इमेज है। नहीं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, POS है। नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये नहीं कि हमको ऐसे लाइन खींचना है, हमको हर एक तरीके से लाइन खींचना है। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देखना है, ऐसे भी देखना है, ऐसे भी देखना है। नहीं अलग अलग तरीके से आपको चेक करना होगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी भी तरीके से उससे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग जब ऐसे खींचे तो लग रहा है कि अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन जब ऐसे खींचे तो लग रहा है अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नहीं तो अगर कोई भी एक लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर देता है तो समझ जाओ कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं। क्यों भाई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं दिखाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। क्या पाया जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। सेम एज टेट्राहेड्रल वाले जो हैं वो भी जल्दी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन दिखाया? जिसमें MABCD चारों लिगांड अलग थे, तब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा और तभी वो हम लोगों का क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दिमाग में ये बात रखना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेनली कहाँ पाया जाता है? तो वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यानी जिनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मेनली कहाँ पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में भी नहीं पाया जाता है जनरली। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में या तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाता है या उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने की संभावना होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कब पाया जाएगा? जब सारे लिगांड देख रहे थे ABCD आ गया था, तो उस केस में हम लोग का टेट्राहेड्रल जो था वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा था। ठीक है, तो कोई भी पूछता है कि मेनली कहां पाया जाएगा, तो मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाएगा। चलो अब यहां पे आ जाओ, यहां से लिख रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मुख्यतः कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही देखा जाता है। देख रहे हो, कुछ लिखा है, यानी सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो चेक करेंगे कैसे? फिर यहां लिख रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री
पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, देखा जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं, ठीक है, उनके केस में देखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। चलो तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग को ध्यान रखना है जो बुक में आपका नहीं दिया रहता है, ठीक है। जनरली हम लोग इस ट्रिक का यूज करके आसानी से बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आसानी से बता सकते हैं। चलो बताते हैं, देखा जाए ट्रिक क्या है। ये लिख रहा है कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स के केस में, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के केस में सबसे पहले लिगेंड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ध्यान रखना है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के केस में सबसे पहले लिगेंड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बना रहे थे, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले बना लो, मोनोडेंटेड लिगेंड जब उपस्थित रहेंगे तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यदि उस कॉम्बिनेशन के किसी पेयर में, ध्यान देखना है, यदि उस कॉम्बिनेशन के किसी पेयर में सेम लिगेंड उपस्थित हो तो अणु ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो अणु क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां दिया हुआ Ma6, चलो इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। Ma6 में मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, और 6 वो सेम है, तो कॉम्बिनेशन बनाओ AA, फिर क्या बनेगा AA, फिर क्या बनेगा AA। अब ये बताओ कि ये जो कॉम्बिनेशन बना इसके अलावा और भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि उस कॉम्बिनेशन में किसी पेयर में सेम लिगेंड उपस्थित हो, तो देखो तो ये एक पेयर है, इसमें दोनों लिगेंड सेम है ना, सेम है। यहां पर देखो ये एक पेयर है, इसमें भी दोनों लिगेंड सेम है, यहां देखो यहां भी एक पेयर में दोनों लिगेंड क्या है, सेम है। तो किसी भी पेयर में, अगर तीनों में से किसी एक पेयर में भी अगर सेम लिगेंड उपस्थित हो गए, तो सीधे समझ जाना कि इस मॉलिक्यूल में क्या एग्जिस्ट करेगा, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलो जैसे Ma5B दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ AA 2 हो गया, AA, ठीक है, 4 को ये यूज हो गया, AB, यही बनेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। नहीं तो मान लो कि कोई पूछता कि Ma5B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये नहीं दिखाएगा, बस में आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब बारी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखना है, पेयर्स को ध्यान से देखो, इस पेयर में क्या हो गया, सेम लिगेंड आ गए, तो बाकी पेयर देखने की जरूरत नहीं है। एक पेयर में 3 पेयर बने, इन तीनों पेयर में से किसी भी एक पेयर में भी अगर सेम लिगेंड्स आ गए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, और ये ऑप्टिकली क्या होगा बाबू, इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो सेम इसको आप चेक कर सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे Ma4B2 दिया है, कॉम्बिनेशन बनाते AA, और क्या बनता, फिर AA, और क्या बनता BB, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बन सकता था, AA को ऐसे ही रहने दो, अब इसमें चेंज करो AB, इसमें चेंज करो AB, तो 2 कॉम्बिनेशन बना, तो कॉम्बिनेशन जितना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर उतना ही होता है, ज्योमेट्रिकल कितना होगा, 2 होगा। अब चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, तो देखो तो इस कॉम्बिनेशन में AA, इस कॉम्बिनेशन में क्या है AA, यानी इस एक पेयर में 2 सेम लिगेंड, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। चलो दूसरा को चेक करो, यहां भी देख लो, एक पेयर में 2 सेम लिगेंड आ गए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो Ma4B2 जो है वो सिर्फ क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ज्यामितीय समयोता दिखाएगा, ये प्रकाशीय समयोता नहीं दिखाएगा। नहीं तो ये हम लोग का ट्रिक है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। कौन बार बार फिगर बनाएगा, तो डायरेक्टली आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो आपसे काम हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने तीनों एग्जांपल दिए Ma6, Ma5B, Ma4B2, नहीं ये सभी जो हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ,
अगला पॉइंट आ जाए तो अगला ट्रिक क्या लिख रहा है, अगला ट्रिक हम लोग को लिख रहा है कि यदि किसी कॉम्बिनेशन के दो पेयर में, यदि किसी कॉम्बिनेशन के, ध्यान रखना, दो पेयर में सेम लिगेंड हो तो वह अणु भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान रखना, वह अणु भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चेक करते हैं, यहां से देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, ए ए बन गया, फिर दो ए यूज कर दिए, अब क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए ए, अब क्या बना, ए बी, तो हम लोग बी को यूज कर दिए एक, अब क्या बनेगा, बी सी। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन बनाओ और कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ से क्या बनेगा हम लोग का, देखो तो ए ए, इसको ऐसे ही रहने दिए। अब इसको चेक करते हैं, तो बी को इधर लाते हैं तो क्या आएगा, ए सॉरी बी को नहीं, सी को इधर लाते हैं तो बन जाएगा ए सी, ए सी हम लोग का आ गया, और बी को इधर भेजते हैं तो आ जाएगा बी बी। एक ये बन सकता है कॉम्बिनेशन। और कोई कॉम्बिनेशन, चलो इसमें करते हैं, इसके साथ करते हैं, ए बी, ठीक है, इसको उतार देते हैं, ए सी, और इसके ए को इसमें भेजते हैं तो बनेगा ए बी। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग का 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। Ma3B2C का हम लोग का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 बन सकता है। तो अगर 3 कॉम्बिनेशन बनेगा बाबू, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कंफर्म है कि 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन अब ऑप्टिकल आइसोमर चेक करो, यहां देखो ए ए, एक पेयर में अगर 2 सेम लिगेंड आ गए तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहां आ जाओ, एक पेयर में 2 सेम लिगेंड, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। चलो कोई भी, यहाँ पे पढ़ो अब इसको, यदि किसी भी कॉम्बिनेशन के 2 पेयर में सेम लिगेंड हो जाएं, 2 पेयर, देखो यहाँ पर एक पेयर में ए बी और इस पेयर में भी ए बी आ गया, तो 2 पेयर में सेम लिगेंड हो गए, तो 2 पेयर में अगर सेम लिगेंड हो गए तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब Ma3B2C जो है ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे ही Ma3B3 को आप चेक कर सकते हो, वैसे ही Ma2B2C2 को आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो इसको हम लोग बनाते तो क्या होता हम लोग का, ए कॉम्बिनेशन बनता, एक हम लोगों का बी कॉम्बिनेशन बनता, एक हम लोगों का सी कॉम्बिनेशन बनता। तो इस तरह से हम लोग का 3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब हम लोग इंटरचेंज करते तो मान लो बनता है एक हम लोग का ए बी, इस तरह का, नहीं और लाओ इसमें तो क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, इस तरह का बन सकता है। नहीं हम लोग का और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो यहाँ से हम लोग इसको तो इंटरचेंज कर लिए, ए बी और सी को उतार दिए। चलो अब और चेंजिंग करते हैं, ए बी को ऐसे ही उतार देते हैं, नहीं इसमें इंटरचेंज करते हैं, क्या बनता, ए सी, ठीक है, और क्या बनता, बी सी, ठीक है। ध्यान देख लेना है बाबू, ए बी को उतार दिए, इसमें आ गया ए सी, इसमें चला गया बी सी। ये कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, और कोई कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है इसमें A2B2C2 में, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का ए बी ए सी और बी सी हम लोग का हो गया, ठीक है, ए बी ए सी और बी सी आपका हो गया। अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। अब ऑप्टिकल चेक करना है, देख लो एक पेयर में 2 सेम लिगेंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। चलो 2 पेयर में सेम लिगेंड आ गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ चलो ए बी अलग अलग हैं, ए सी अलग अलग हैं, बी सी अलग अलग हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये वाला जो फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को दिखाएगा। कौन कौन, ए बी ए सी और बी सी। अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली अगर एक्टिव होगा तो इसका 2 फॉर्म आएगा, एक डी फॉर्म और एक हम लोग का आएगा एल फॉर्म। एक आपका आएगा डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो Ma2B2C2 का जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 आ गया, नहीं, और इसमें से इन तीनों में से जो एक था आपका वो ऑप्टिकली, एक जो था इसका हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा इसका मतलब हुआ कि इस मॉलिक्यूल का हम लोग मिरर इमेज लेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे हम इस फिगर को उतारना चाहते हैं,
ABACBC, 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 देखो कौन सा फॉर्म था हम लोग का, उसको लिख रहे हैं। ABAC नहीं और BC कौन था हम लोग का ये, किससे हम लोग बनाए थे, तो MA2B2C2, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए थे। इस कॉम्बिनेशन में से ये जो कॉम्बिनेशन मिला था, इसी फॉर्म को हम लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो यहाँ से आप अगर लिखते हो M, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में आपका 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्टाहेड्रल में बनता है। अब यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप अरेंज कर दो। यहाँ से हम लोग का AB, तो A ले लो, B ले लो, AB अपोजिट पर रखना है, AC तो रख दो यहाँ से A और यहाँ से C, फिर आपका BC है तो यहाँ रख दो B और यहाँ पे रख दो C, इस तरह से। तो ये जो फॉर्म हम लोग का बना, नहीं इसका हम लोग मिरर इमेज ले सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन था ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि इससे आप एक मॉलिक्यूल बना लो और इसका मिरर इमेज आप ले सकते हो। तो इसका मिरर इमेज आप जब लोगे, ये हम लोग का आ गया, ध्यान रखना है। अब यहाँ से ले लो A, यहाँ से आपका है B, यहाँ से आपका है B, यहाँ से आपका है C, यहाँ से आपका है A और यहाँ से आपका है C। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ये दोनों एक दूसरे के होंगे, ध्यान रखना है। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर ये दोनों एक दूसरे के हैं, ध्यान रखना है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर ये डी फॉर्म होगा, नहीं तो ये आपका क्या होगा, एल फॉर्म होगा, ध्यान रखना है। एक डी फॉर्म होगा और एक आपका एल फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 बना था, लेकिन 3 में से कितना गिनेंगे, 2 को गिनेंगे, क्योंकि एक का तो आप मिरर इमेज यहाँ ले रहे हो, नहीं तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले हो जाएंगे, प्लस हम लोगों का 2 ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही एक है और उसी का हम लोग एक मिरर इमेज ले लिए। तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू कितने आएंगे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कोई पूछे अगर MA2B2C2 का, तो हम लोग कितना बताएंगे, 4, ध्यान रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 बना था, ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से ही एक का मिरर इमेज लेने पर बना, ध्यान रखना है। तो ज्योमेट्रिकल में अगर 3 गिन लिए और उसी में से एक का मिरर इमेज ले लिए, तो ये तो हम काउंट कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल वाले में, ध्यान रखना है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल वाले में 2 काउंट किए और ऑप्टिकल वाले में 2 काउंट कर लिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। तो यहां से समझ में क्या आया, देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब मोनोडेंटेड लिगांड लिए थे, तो मोनोडेंटेड लिगांड में आपका सिंपली कौन शो कर रहा है, MA2B2C2 वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा था, बाकी आपका कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा था। हाँ, इसमें एक और आता है MABCDEF, नहीं जब सारे, क्या हम लोग बोलते हैं, जब सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, छेओ के छेओ लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो वो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करे, सॉरी ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ठीक है। वो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो याद करना पड़ता है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी वो शो करेगा जब सभी लिगेंड्स क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट होंगे तब, ठीक है। तो एक होगा MA2B2C2 वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और कौन शो करेगा, तो MABCDEF ये हम लोग का क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बहुत कम है मोनोडेंटेड लिगेंड वाले में, नहीं हम लोग 2 को देखें जनरली। चलो अब मेन यहां पर पॉइंट आता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग बाइडेंटेड लिगेंड, ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहीं से हम लोग अगला क्लास अपना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्लास हम लोग अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ढंग से समझेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, पहले इतना को आप ढंग से समझ लीजिए, तब अगले क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।